सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एक और धमाकेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड यानी एपिसोड 12 में हमने देखा कि जिनवू और थॉमस एंड्रे आमने सामने खड़े थे। थॉमस एंड्रे ने एक आखिरी बार पूछा, क्या तुम सरेंडर करोगे? लेकिन जिनवू ने साफ मना कर दिया और इसके साथ ही दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। इस घमासान लड़ाई में आखिरकार जिनवू ने थॉमस एंड्रे को हरा दिया। इसके बाद सीन बदलता है जहां जिनवू बैठा हुआ दिखाई देता है। उसने वांग डोंगसू की शैडो एक्सट्रैक्ट कर ली थी। फिर एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस का जिनवू पहुंच चुका था, उसके साथ मीडिया भी थी। सबको अब पता चल चुका था कि जिनवू ने थॉमस एंड्रे को हरा दिया है। कॉन्फ्रेंस हॉल में हर देश के टॉप हंटर्स जिनवू की तरफ देख रहे थे। हर कोई हैरान था क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई थॉमस एंड्रे को भी हरा सकता है। इसके बाद कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। वहां बताया जाता है कि अलग अलग देशों के ऊपर माना इकट्ठा हो रहा है। सबसे ज्यादा माना कोरिया के शहर के ऊपर जमा हो रहा है। कॉन्फ्रेंस में अचानक एक और बड़ा खुलासा किया जाता है। क्रिस्टोफर रीड की मौत का बताया जाता है कि उसे 2 हफ्ते पहले मार दिया गया था। फिर स्क्रीन पर उसकी एक फोटो दिखाई जाती है जिसमें वो शख्स नजर आता है जिस पर शक है कि उसने क्रिस्टोफर रीड को मारा है। यह भी बताया जाता है कि उस पर शक है कि वो कोई बीस्ट है, लेकिन वो खुद को हंटर बताता है। इसी बीच चाइना का 7 स्टार हंटर ली जिगंग उठता है। वो पूछता है, इसका जिनवू से क्या संबंध है? और तभी बड़ा खुलासा होता है कि वो शख्स जिनवू का फादर है। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। ली जिगंग सीधा जिनवू से पूछता है, मिस्टर संग, अगर सस्पेक्ट सच में आपके मिसिंग फादर है और पूरी दुनिया के हंटर्स उन्हें हंट करने निकल पड़े तो आप क्या करोगे? उसने अपनी ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, यह तो नेचुरल है। हंटर्स का असली काम है बीस्ट्स को हंट करना। अगर ये सस्पेक्ट सच में कोई बीस्ट निकला तो उसे मैं अपने हाथों से मिटा दूंगा। उसके शब्दों में अचानक एक सख्ती आ गई। चेहरा और ज्यादा सख्त हो गया। लेकिन अगर ये सस्पेक्ट बीस्ट नहीं बल्कि इंसान निकला और वो भी मेरा बाप निकला तो जो भी हंटर उसे मारने जाएगा मैं उन सबको एक एक करके खत्म कर दूंगा। पिछले एपिसोड में ये सारी बातें हम लोगों ने कवर कर ली थी और आज की इस वीडियो में हम लोग कहानी को और आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर तुमने सोलो लेवलिंग सीजन 3 के पिछले 12 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो भाई मेक श्योर कि वो 12 एपिसोड्स पहले देख लो। उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पहले वो एपिसोड्स कंप्लीट करो, उसके बाद ये वाला वीडियो एंजॉय करो ताकि स्टोरी पूरी समझ आ सके। और हाँ, तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख तो लेते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। If you are one of them, तो प्लीज मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये सीरीज पूरी तरह तुम्हारे लिए बनाई गई है और अगर तुमने पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है देन थैंक यू सो मच। एपिसोड की शुरुआत होती है इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के साथ। जिनवू और एडम वाइट वहां से निकलने लगते हैं। तभी एडम वाइट बोलता है, तुमने जो कुछ भी वहां बोला, क्या तुम सीरियस थे? जिनवू कामली जवाब देता है, हाँ। एडम वाइट हैरान होकर कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुमने पूरी दुनिया के टॉप 500 हंटर्स के सामने जो 120 अलग अलग देशों से बिलोंग करते हैं ये सब कह दिया। शायद पूरी दुनिया में सिर्फ एक और हंटर है जो ऐसा कर सकता है। जिनवू क्यूरियोसिटी से पूछता है, कौन? एडम वाइट जवाब देता है, वो जो अभी हॉस्पिटल में है, यानी कि थॉमस एंड्रे। आगे एडम वाइट जिनवू को बताता है कि आज रात एक बैंक्वेट रखा गया है जिसमें तुम्हें भी ज्वाइन करना है। इसी दौरान सामने से लियू जी गांग आता है। उसको देखकर जिनवू शॉक हो जाता है। वहां मौजूद हर कोई स्टन था। लियू जी गांग सीधा जिनवू के पास आता है और कुछ कहता है जिसे जिनवू समझ नहीं पाता। वो एडम वाइट से कहता है, इंटरप्रेट करो ये क्या बोल रहा है। एडम वाइट ट्रांसलेट करते हुए बताता है कि लियू जी गांग बोल रहा है, टोक्यो में जिन जायंट्स को तुमने मारा उनमें से एक जॉइंट चाइना के शोर पर पहुंच गया था और उसे लियू जी गांग ने अकेले डिफीट किया है। आगे लियू जी गांग और बातें करता है। जिनवू एडम वाइट से कहता है, इंटरप्रेट करते रहो, मुझे सब समझना है। एडम वाइट बताता है, लियू जी गांग उस जायंट के साथ फाइट करते वक्त सरप्राइज हो गया था। उसे पता चला कि वो जायंट बाकी जायंट से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और तभी उसे समझ आया कि जिसने सारे जायंट्स को अकेले मारा है वो इंसान कितना खतरनाक होगा। तभी से वो तुमसे मिलने के लिए बेताब था। तभी लियू जी गांग हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, आई एम ग्लैड कि तुमने थॉमस एंड्रे को उसकी असली जगह दिखा दी क्योंकि वही उसकी सही जगह है। लियू जी गांग जानता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें गलती पूरी तरह थॉमस एंड्रे की थी। ये सब सुनकर जिनवू मन ही मन सोचता है, मुझे तो लगा था ये भी शायद थॉमस एंड्रे जैसा निकलेगा।
पर यह तो काफी इंटरेस्टिंग इंसान है। लेकिन तभी लियू जी गांग ऐसी बात कहता है जिसे सुनकर एडम वाइट भी शॉक्ड रह जाता है। एडम वाइट इंटरप्रेट करता है, लियू जी गांग उम्मीद कर रहा है कि जो सस्पेक्ट एस है वो तुम्हारे पिता ना निकले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ और वो सस्पेक्ट एस को मार देगा तो उसके और तुम्हारे बीच झगड़ा हो जाएगा। वो तुम्हारे साथ दुश्मनी नहीं चाहता। ये सुनकर एडम वाइट थोड़ा परेशान होता है, लेकिन जिनवू सिंपली कहता है इट्स ओके। इसके बाद ब्रेंडन वहां आता है और जिनवू को एक प्राइवेट अपार्टमेंट में ले जाता है जहां पर सेलनर भी आती है। जिनवू उसे देखते ही पहचान लेता है, ये अपग्रेडर है जिससे मैं पहले मिल चुका हूं। सेलनर कहती है, मैं हर रात एक ही सपना देखती हूं जिसमें स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स मरते हैं। कोई ऐसी बीइंग्स है जो हंटर्स को मारती जा रही हैं। और कुछ दिनों बाद ये सपना सच हो जाता है। क्रिस्टोफर रीड भी उनमें से एक था। ब्रेंडन कहता है, हाँ, हमने उसे वार्न किया था पर उसने हमारी बात नहीं मानी। सेलनर बताती है कि जो बीइंग्स हंटर्स को मार रही है वो अनस्टॉपेबल है। जिनवू पूछता है, तो क्या आप कहना चाहती है कि मेरी जान भी खतरे में है? सेलनर कहती है, नहीं, मैं चाहती हूं कि तुम उन हंटर्स को प्रोटेक्ट करो जो इस खतरे में हैं। सेलनर आगे बताती है, मैंने बार बार कोशिश की कि उनके चेहरे याद कर सकूं, पर हर बार मैं भूल जाती हूं। इसलिए इस बार मैंने अपने एबिलिटी का इस्तेमाल किया और उनके बारे में जानने की कोशिश की। तब मुझे पता चला उनके पास लिमिटलेस पावर है। जब मैंने उनकी आंखों में देखा तो मैं डर गई, कांपने लगी। तभी एक वॉइस आई, वापस जाओ और पेशेंटली इंतजार करो वॉर के लिए। यह सुनकर जिनवू सोच में पड़ जाता है। सेम वर्ड्स मुझे किंग ऑफ जायंट्स ने भी बोले थे कि जल्द ही मोनार्क्स और रूलर्स के बीच वॉर होगा। जिनवू पूछता है, इसका मेरे हंटर्स को प्रोटेक्ट करने से क्या लेना देना है? सेलनर बताती है, मैंने वही सेम पावर तुम्हारे अंदर भी देखी है। जिनवू मन ही मन सोचता है, मोनार्क ऑफ शैडो की पावर, क्या वो बीइंग्स जो हंटर्स को मार रही हैं वही है जिनके पास मोनार्क्स की पावर है? ब्रेंडन कहता है, ये बीइंग्स हंटर्स से बहुत ऊपर के लेवल पर हैं। इन्हें रोकने के लिए जिनवू जैसे हंटर की जरूरत है। थॉमस एंड्रे के साथ फाइट के बाद सब जान चुके हैं कि इस दुनिया में बस एक ही है जो उनसे लड़ सकता है और वो है जिनवू। ब्रेंडन कहता है कि वो चाहेंगे जिनवू उनकी मदद करे हंटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बदले वो कुछ भी देने को तैयार है। इसके बाद ब्रेंडन कहता है, अगर ये हंटर्स मर गए तो दुनिया कौन बचाएगा? जिनवू सिंपली कहता है, आई एम सॉरी। ब्रेंडन पूछता है, क्या इसका मतलब है तुम अब भी थॉमस एंड्रे के खिलाफ हो? जिनवू कहता है, नहीं, मैं सॉरी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता मेरा अगला ओपोनेंट कौन होगा। जिनसे फाइट करनी है उनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। आगे जिनवू उठता है, बोलता है, मैं उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूं। सीन बदलता है, हम बैंक्वेट हॉल में पहुंचते हैं। दुनिया के टॉप टियर हंटर्स वहां मौजूद है। जिनवू भी वहां पहुंचता है। सभी हंटर्स आपस में विस्पर करते हैं, ये बंदा तो एक अलग ही लेवल पर है, इसकी प्रेजेंस तक हम फील नहीं कर पा रहे हैं। तभी जिन्हो साथ बात करते दिखते हैं। एक शख्स बीच में आता है और कहता है, मैं उन जायंट्स को खरीदना चाहता हूं जिन्हें तुमने हराया। जिनवू काम होकर बोलता है, मैं तो सिर्फ कॉम्बैट संभालता हूं, बाकी डिसीजंस मेरे गिल्ड का वाइस लीडर लेता है। जिन्हो मुस्कुराता है और उस आदमी से बात करने के लिए आगे बढ़ता है। जिनवू उसे देखकर प्राउड बिग ब्रदर जैसी फीलिंग करता है। जिन्हो सच में वाइस लीडर के तौर पर ग्रो कर चुका है। तभी एडम वाइट जिनवू के पास लिस्ट लेकर आता है, उन टॉप 10 हंटर्स की जिनकी जान खतरे में है। एडम बताता है, इस लिस्ट को पॉइंट्स के हिसाब से तैयार किया गया है। जिनवू क्यूरियस होकर पूछता है, इस लिस्ट में मैं कहां हूं? एडम मुस्कुराते हुए कहता है, जायंट्स के साथ तुम्हारी फाइट के बाद तुम 3rd या 4th पोजीशन पर इजीली आ सकते हो। जिनवू लिस्ट देखता है, नंबर 1 थॉमस एंड्रे, नंबर 2 लियू जी गांग, नंबर 3 क्रिस्टोफर रीड जो अब मारा जा चुका है, नंबर 4 सिद्धार्थ बच्चन फ्रॉम इंडिया। बाकी नाम पढ़ते हुए जिनवू सोचता है, एक एक नाम पढ़ना टाइम वेस्ट है। इससे बेहतर होगा मैं इन सब के पास अपने शैडोज भेज दूं। अगर इनमें से किसी पर अटैक होगा मुझे तुरंत पता चल जाएगा और जब मैं उन्हें बचाऊंगा तब शायद मोनार्क तक भी पहुंच सकूंगा। इतना सोचते ही अचानक थॉमस एंड्रे एंट्री करता है। उसका एक हाथ बैंडेज में लिपटा है। वो सीधा जिनवू के पास आता है। थॉमस कहता है, डॉक्टर्स ने कहा कि मेरा हाथ हील नहीं हो पाएगा, डैमेज बहुत सीवियर, लेकिन धीरे धीरे कुछ रिकवरी हो रही है। थॉमस आगे सीरियस होकर बोलता है, उस दिन तुम केपेबल थे मुझे और मेरे पूरे गिल्ड को खत्म करने के, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। टोंगसू के अलावा कोई मरा नहीं। व्हाई? तुमने हमें क्यों छोड़ा? जिनवू कामली जवाब देता है, क्योंकि तुमने कुछ ऐसा नहीं किया था जो तुम्हें मारने लायक हो। थॉमस थोड़ा रिग्रेटफुल होकर कहता है, डोंगसू की फ्यूनरल की तैयारी हो रही है। मुझे पता है उसने गलतियां की थी, लेकिन मैं चाहता हूं उसकी प्रॉपर फ्यूनरल हो। थॉमस वहां से जाते जाते कहता है, जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा चलो एक पार्टी करते हैं।
अगर तुम अपना नंबर छोड़ दोगे तो मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा। तभी उसकी असिस्टेंट लोरा आती है। वो कहती है थॉमस ने थैंक्स कहा है अपने गिल्ड मेंबर्स की जान बख्शने के लिए। दिखता नहीं लेकिन वो बहुत शर्मीला है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपना नंबर दे दो, थॉमस तुम्हें गिफ्ट देना चाहता है। जिनवू सोचता है मुझे क्या चाहिए, फिर सॉफ्टली कहता है एक अच्छा डैगर सही रहेगा। लोरा मुस्कुराकर कहती है ठीक है, तुम्हें बेस्ट डैगर मिलेगा। थॉमस एंड्रे वहां से चला जाता है। तभी जिन्हो आता है। जिनवू उससे पूछता है जो टॉप 10 लिस्ट तुमने दी थी उसमें जो 6th रैंक का हंटर है वो मिसिंग है। जिन्हो सीरियस होकर कहता है हाँ, कॉन्फ्रेंस से पहले ही वो गायब हो गया। वो ब्राजील से था, ब्राजील सरकार भी उसे ढूंढ रही है, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मतलब ने उसे ऑलरेडी मार दिया। अब सिर्फ 7 हंटर्स बचे हैं। सीन कट होता है। अब दिखाया जाता है मिस्टर गो अपने ऑफिस में अकेले बैठे हैं। अचानक वह अपने सीने में दर्द महसूस करते हैं। धीरे से कहते हैं लेटली मेरे चेस्ट में पेन बढ़ता जा रहा है। हमें पता चलता है कि मिस्टर गो को पहले से हार्ट प्रॉब्लम थी, लेकिन हाल ही में यह दर्द बहुत बढ़ गया है। वह मन ही मन सोचते हैं क्या मैं अपनी लिमिट तक पहुंच चुका हूं। मिस्टर गो की नजर मेज पर पड़ी रिपोर्ट्स पर जाती है। वह खुद से बड़बड़ाते हैं डॉक्टर्स ने तो कह दिया था कि अगर मैंने जल्दी रिटायरमेंट नहीं लिया तो 6 महीने के अंदर मर जाऊंगा, पर मैं 1 साल तक जी लिया। अब तो नया साल भी शुरू हो चुका है। धीरे से मुस्कुराते हैं। अगर मेरी लाइफ बस इतनी ही थी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं थैंकफुल हूं कि मैं यहां तक पहुंचा। लेकिन अचानक उनके चेहरे पर हैरानी छा जाती है। वह महसूस करते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। धीरे से पीछे मुड़ते हैं। उनकी चेयर पर कोई बैठा है। मिस्टर गो पूरी तरह शॉक्ड रह जाते हैं। वही पर्सन है जिसे हमने सीजन 2 की एंडिंग में देखा था। मिस्टर गो के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वह मन में सोचते हैं क्या मैं इसके साथ कम्युनिकेट कर पाऊंगा। मैं इसकी प्रेजेंस को ठीक से फील भी नहीं कर पा रहा। ये अपोनेंट तो मैं हैंडल नहीं कर सकता। फ्रॉस्ट मोनार्क बोलता है ये जो जगह है ये पूरी दुनिया से कट ऑफ हो चुकी है। मैंने इस दुनिया से पूरी तरह अलग कर दिया है। मिस्टर गो सोचते हैं क्या मैं सपना देख रहा हूं। तभी फ्रॉस्ट मोनार्क अपने हाथ में एक मैजिकल आइस एलिमेंट निकालता है और उसे मिस्टर गो की तरफ फेंकता है। वह सीधा मिस्टर गो से टकराता है। फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है यह दर्द बता रहा है कि यह कोई सपना नहीं है। मिस्टर गो कांपते हुए बोलते हैं ठीक है, यह कोई सपना नहीं है। वह फ्रॉस्ट मोनार्क से सवाल करते हैं तू कौन है, यहाँ क्यों आया है, मुझसे क्या चाहता है। फ्रॉस्ट मोनार्क उठता है, अपना प्रचंड ओरा रिलीज करता है। मुझे लगा था कि तू मुझे पहचान जाएगा, पर तू भी बाकी कमजोर ह्यूमंस जैसा ही निकला। फ्रॉस्ट मोनार्क अपना सिर घुमाते हुए कहता है मुझे वीक ह्यूमंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओ फ्रेगमेंट ऑफ लाइट, अपने आप को दिखाओ, शो योरसेल्फ। फ्रॉस्ट मोनार्क आगे बढ़ता है क्या तू डर रहा है? अगर तू सामने आया तो ये वेसल टूट जाएगा। वैसे भी तुम्हारे इस वेसल का टाइम खत्म होने वाला है। यहाँ फ्रॉस्ट मोनार्क मिस्टर गो से नहीं बल्कि उनके अंदर मौजूद फ्रैगमेंट ऑफ लाइट से बात कर रहा है। जैसे हमने क्रिस्टोफर रेड के केस में देखा था, फ्रॉस्ट मोनार्क ह्यूमन से नहीं उनके अंदर छिपी चीज से बात कर रहा है। फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है डर के मारे छुप रहा है, तेरे से बात करना तो वेस्ट ऑफ टाइम है। फ्रॉस्ट मोनार्क अटैक करने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन तभी वह अटैक रुक जाता है। फ्रॉस्ट मोनार्क हैरान हो जाता है, फाइनली हम यहाँ मिल ही गए। उसका अटैक मिस्टर गो ने नहीं रोका, बल्कि उनके अंदर का फ्रैगमेंट ऑफ लाइट एक्टिवेट हो चुका था। फ्रॉस्ट मोनार्क का ओरा और भी ज्यादा घना हो जाता है। वह कहता है तू वही है जिसे मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा था, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू एक ऐसे ब्रोकन वेसल के अंदर छुपेगा जहां तू अपनी पावर तक यूज नहीं कर सकता। फ्रॉस्ट मोनार्क बताता है तुम्हारे बाकी 7 मेंबर्स को भी हम ढूंढ चुके हैं, उनमें से 2 को तो हम पहले ही क्रश कर चुके हैं। मिस्टर गो के अंदर का फ्रैगमेंट ऑफ लाइट अचानक मिस्टर गो के शरीर को कंट्रोल करता है। मिस्टर गो चिल्लाते हैं दिखा अपनी पूरी फॉर्म, मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट मोनार्क मुस्कुराता है क्या तू पागल हो चुका है? फ्रॉस्ट मोनार्क का कॉन्शियसनेस उसके पास के ह्यूमन वेसल को पूरी तरह टेक ओवर कर चुका है। दूसरी ओर फ्रैगमेंट ऑफ लाइट ने मिस्टर गो के शरीर को सिर्फ बोरो किया है, पूरी तरह टेक ओवर नहीं कर पाया। और यहीं पर इस एपिसोड का अंत होता है। आगे क्या होने वाला है ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में।